Students, today we know about our history chapter is print culture and modern world. Print culture, it means एक मुद्रण संस्कृति. प्रिंट कल्चर कैसे इस दुनिया में आया, कैसे इनोवेट हुआ एंड इसने इफेक्ट कैसे किया ऑल ओवर वर्ल्ड को, और ऑल ओवर वर्ल्ड को इफेक्ट करने के बाद उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. एंड तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर. स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर कि हाउ इट इज स्टार्ट एंड हाउ इट इज स्प्रेड इन ऑल ओवर वर्ल्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा कि प्रिंट से पहले की जो दुनिया थी, यानी वर्ल्ड बिफोर प्रिंट, यानी प्रिंट से पहले जब दुनिया में क्या होता था, लिखने पढ़ने या राइटिंग का वगैरह का वर्क तो होता ही था, तो उसके लिए अलग ही था. तो उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट जिनको पांडुलिपियां कहते हैं या कह सकते हैं कि पेड़ के पत्तों वगैरह पर लिखा जाता था. बट जैसे जैसे इनोवेशन होते हुए व्यक्ति की नीड्स है वो इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे इनोवेशंस भी होते गए. एंड हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें प्रिंट के बारे में जो जानकारी मिलती है या जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुआ था प्रिंट, वो हुआ था चाइना से. चाइना में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुआ. तो चाइना में किस प्रकार से होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना में स्टार्ट हुआ था. तो वहां पर चलती थी कौन सी प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग. कौन सी प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग, हाथ से लिखी हुई. कैसी चलती थी, हाथ से लिखी हुई, जिसे कहा जाता था वहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. हैंड प्रिंटिंग मतलब जैसे हाथ से लिखकर अगर हम करते थे किसी भी चीज को बाई हैंड रिटर्न करना, वो होती थी हैंड राइटिंग. उसके बाद वहां पर आई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. विच प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती थी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी कि जो वुड के जो ब्लॉक्स होते थे उन ब्लॉक्स को कुरेद कर उनके ऊपर जो भी अल्फाबेट्स वगैरह होते थे या जो भी मैटर में उनको प्रिंट करना होता था, वो मैटर उन वुड ब्लॉक्स के ऊपर कुरेद कर, कह सकते हैं कुरच कर, उन्हें उसी शेप में दे दिया जाता था जिस शेप का उन्हें प्रिंट करना होता था. और उस फिर वुड ब्लॉक के ऊपर इंक लगाकर उसे एक पेपर के ऊपर प्रिंट कर लिया जाता था, छाप लिया जाता था, इसलिए उसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता था. अब वुड ब्लॉक प्रिंट में अगर एक जैसे मान लो जो मटेरियल है बुक है वो प्रिंट करनी हो तो उसके लिए बहुत सारे वुड ब्लॉक प्रिंट की जरूरत होती थी. हम बात करते हैं चाइना की. तो चाइना से ही प्रिंटिंग का स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बिकॉज चाइना ने पेपर का इन्वेंशन किया था. यानी पेपर जो आज हम देख रहे हैं वो पेपर देख रहे हैं किसकी, चाइना की. चाइना ने ही फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर का इन्वेंशन किया था एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको स्प्रेड किया. उस समय चाइना में बुक जो चलती थी वो लिखी जाती थी अकॉर्डियन शैली में. अब उन्हें कहा जाता था अकॉर्डियन बुक. अब ये अकॉर्डियन बुक क्या होती थी, एक पोरस पेपर होता था, यानी आज वाले पेपर की तरह नहीं होता था, बट एक कह सकते हैं थिक पेपर होता था जिसके ऊपर वन साइडेड प्रिंट की जाती थी. वन साइडेड प्रिंट करके उन पेपर्स को स्केच कर दिया जाता था, यानी कि सिर्फ वन साइड में ही उनके प्रिंट किया जाता था. पीछे की बैक साइड में जो होती थी उसके ऊपर उन्हें प्रिंट नहीं करते थे और उन पेपर्स को है आपस में स्ट्रेच करके एक बुक का शेप दे दिया जाता था. तो उसे कहा जाता था अकॉर्डियन शैली. अकॉर्डियन शैली मींस वन साइडेड प्रिंट ऑन द पोरस पेपर. चाइना में है जो ये बुक सिस्टम या प्रिंटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके पीछे जो मेन रीजन था वो रीजन था वहां का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. विच सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. वहां पे ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम था उसके लिए वो क्या करते थे, जो भी सर्वेंट्स होते थे या जो सर्विसेज होती थी वहां पे, उन सर्विसेज में वो एम्प्लॉयज को लेने के लिए एग्जाम्स लेते थे. यानी वहां पे चाइना ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले सिविल सर्विस
एग्जाम स्टार्ट की थी और वो टेक्स्ट बुक के जरिए लेती थी। यानी वहां पर ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम्स फाइट की जाती थी, एग्जाम्स ली जाती थी। सिविल सर्विस एग्जाम जिसे कहा जाता था, वो सिविल सर्विस एग्जाम टेक्स्ट बुक के जरिए ली जाती थी। जैसे कि आज हम देखते हैं एग्जाम में पेपर्स होते हैं, हमारे पास पेपर्स दिए जाते हैं, हम उनके आंसर्स लिखते हैं, वैसे ही वहां पर एग्जाम्स कलेक्ट करने के लिए बुक्स क्रिएट की जाती थी। और जितने कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठते थे या जितने कैंडिडेट्स एग्जाम अपीयर करते थे, उतने ही पेपर्स की उन्हें नीड होती थी, इतनी बुक्स की उन्हें नीड होती थी। सो उन जैसे जैसे वहां पर सिविल सर्विसेज की आवश्यकता बढ़ती गई, उनको ब्यूरोक्रेट्स की आवश्यकता नीड्स बढ़ी, देन उनकी टेक्स्ट बुक्स की भी डिमांड बढ़ी। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी सर्विसेज बढ़ती गई, उनकी एग्जाम्स भी बढ़ती गई और टेक्स्ट बुक्स की डिमांड भी बढ़ती गई। तो चाइना में सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स की स्टार्ट की गई थी वहां की सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए। देन इसके बाद चाइना से ये चीज अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड हुई। तो चाइना के बाद सबसे पहले ये गई जापान। कहां पे? वेयर? जापान। अब जापान से सबसे पहले गई तो वहां पे कौन लेके गए इसे? बुद्धिस्ट मिशनरी। यानी चाइना से इस जो प्रिंटिंग आर्ट थी उसे अदर कंट्रीज में ले जाने के लिए बुद्धिस्ट मिशनरीज ने अपना योगदान दिया। जो ये हैंड प्रिंटिंग थी वो जापान में लेके गए 1768 टू 1770 के अराउंड जापान में लेके पहुंचे। और जापान में जो फर्स्ट बुक पब्लिश की गई इन बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा वो थी 1868। उस बुक का नाम था दैट डायमंड सूत्र। क्या नाम था? डायमंड सूत्र नाम से 1868 में ये द डायमंड सूत्र के नाम से छापी गई, जिसमें 6 शीट्स थी, जिसमें टेक्स्ट भी थे एंड पिक्चर्स भी थी। उसके बाद ये बुक गई, ये जो या कह सकते हैं हैंड प्रिंटिंग की जो आर्ट थी चाइना से, वो गई कोरिया। यानी कोरिया ट्रेवल करते हुए पहुंची। कोरिया में इसके लिए जब ये पहुंची तो वहां पर त्रिपिटिका कोरियाना नाम से 13th सेंचुरी में, देखो 18th सेंचुरी में गई जापान, बट कोरिया में पहुंची 13th सेंचुरी में। वहां पर एक त्रिपिटिका कोरियाना नाम से लाइब्रेरी है आज भी वहां पर, उसमें 18,258 वुड ब्लॉक्स यूज किए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं तो चाइना का जो पेपर था वो यूरोप में पहुंच गया बाय सिल्क रूट। अब सिल्क रूट के बारे में हमने पहले भी बताया कि सिल्क रूट वो रूट था जिसके जरिए एशिया टू यूरोप ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था, और वो भी चाइना के सिल्क का। चाइना की सिल्क ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस थी। तो चाइना का जो जिस रूट से होते हुए वो यूरोप जाती थी उसे सिल्क रूट कहा जाता था। बहुत सारे ट्रेडर यानी व्यापारी है वो यूरोप में से एशिया में चाइना में व्यापार के लिए ट्रेड के लिए आते थे। और यहाँ जब वो उन्होंने ये वुड हैंड प्रिंटिंग देखी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखी, तो इसे भी वो अपने साथ वहां पर ले गए। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विच रूट? सिल्क रूट के जरिए ही ये जो प्रिंट टेक्निक है वो यूरोप पहुंचा था। अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो चलता था पहले वो चलता था वो मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में चलता था। यूरोप में जो बुकें बनती थी वो होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट, इट मींस पांडुलिपि, जिन्हें स्क्राइब्स लिखते थे। स्क्राइब्स उनको लिखने का कार्य करते थे। और यहाँ पर यूरोप में जो ये बुक्स का या जो पढ़ने का शौक था वो रिच फैमिली या कह सकते हैं बड़े लोगों के पास ही अवेलेबल था, तो वही ये पढ़ते थे। वो वहां पर बुक 2 टाइप्स होते थे। एक ऑर्डिनरी पीपल होता था, वो बुक्स पढ़ता था, और जो राजशाही लोग वगैरह, ऑटोक्रेसी वगैरह के लोग थे या जो सामंत वगैरह थे, वो वेलम यानी कि जो चर्म पत्र होता था वेलम, उसके ऊपर अपनी बुक्स को अपने लिए पढ़ने के लिए बुक्स लिखवाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखवाते थे एंड उसे वो डिजाइनिंग वर्क वगैरह करवाकर अपने लिए सहेज कर रखते थे, जो कि काफी कॉस्टली होती थी। वो पेपर को गरीबों के लिए मानते थे।
वहां पे चलती थी कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होती थी जैसे कि कैलीग्राफी मीन्स एक बुक लिख दी किसी ने, उस बुक की बहुत सारी कॉपी हैंड रिटन करके बाय स्क्राइब द्वारा हाथ से लिखकर उसकी बहुत सारी कॉपी बनाना, उसे कैलीग्राफी कहा जाता था। एक बुक की बहुत सारी कॉपी हाथ से लिखकर बनाना, उसे कैलीग्राफी कहा जाता था। यूरोप में इसे ले जाने का जो गुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, वो यूरोप में ले जाने वाला एक ट्रेडर था जिसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो इज द मैन हु ब्रिंग द गुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप। मार्को पोलो इटली का एक ट्रेडर था जो इसे 1295 में यूरोप में लेके गया और वहां उसके बाद धीरे धीरे ये गुड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरे यूरोप में, इटली के में जाने के साथ साथ पूरे यूरोप में फैल गई। एंड बाय अर्ली 15th सेंचुरी इसे यूज किया जाने लगा। 1295 में यूरोप पहुंची, बट 15th सेंचुरी के अंदर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों के ऊपर भी प्रिंट किया जाने लगा, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर प्रिंट किया जाने लगा और रिलीजियस पिक्चर्स वगैरह भी बनाई जाने लगी। इन सभी चीजों में उस गुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज होने लगा। देन इसके बाद एक वहां पर हम बात करते हैं तो यूरोप में इससे आगे इनोवेशन हुआ, वो करने वाला था जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग इज द फर्स्ट मैन हु इन्वेंट्स इन प्रिंट। जॉन गुटेनबर्ग was a goldsmith in Germany। जो जॉन गुटेनबर्ग एक गोल्डस्मिथ था, उसने काफी जो ये जैतून का जो पैक करने की मशीन होती थी उसको यूज होते हुए देखा था एंड उसमें इन्वेंशन करके उसने एक प्रिंटिंग मशीन बनाई जो कि 1448 में उसने कंप्लीट इन्वेंशन कर ली, फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। और उसने फर्स्ट बुक जो प्रिंट की उसका नाम था बाइबल। बाइबल इज द नेम ऑफ फर्स्ट बुक वाज प्रिंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग। और इस बुक की बाइबल की 180 कॉपी उसने विद इन 3 इयर्स 3 साल में ही उसने 180 कॉपी बना ली, जो कि उस समय में बहुत ज्यादा थी। बिकॉज उस समय हैंड प्रिंटिंग या कैलीग्राफी का चलन था, इसलिए इतने कम समय में इतनी बुक्स प्रिंट करना आसान काम नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये 180 कॉपीज भी बहुत ज्यादा थी। तो फर्स्ट बुक इज बाइबल। यूरोप में जो प्रिंटिंग स्प्रेड हुई वो हुई 1450 से 1550 के बीच में। इस दौर के अंदर वहां पर जो बुक्स थी उनकी फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई पूरी तरह, यानी वहां कह सकते हैं कि वहां पे प्रिंट रिवॉल्यूशन हो गया। प्रिंट रिवॉल्यूशन इस प्रकार हुआ कि रीडर्स की नंबर्स बढ़ गए, रीडर्स बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने लगे और वहां पर हम बात करें 15th सेंचुरी में 2 करोड़ बुक्स प्रिंट होने लगी। कितनी? 2 करोड़ बुक। एंड 16th सेंचुरी में इनकी संख्या इंक्रीज होकर 20 करोड़ तक पहुंच गई। जो नंबर्स ऑफ बुक्स 2 करोड़ था 15th सेंचुरी में, वो 16th सेंचुरी में 20 करोड़ तक पहुंच गई। अब हम बात करते हैं चाइना की। देन चाइना में 17th सेंचुरी तक एक न्यू रीडिंग कल्चर आ गया, यानी वहां भी रीडिंग में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे नए वर्ग वहां पर इसको बुक्स को पढ़ने लगे। और 19th सेंचुरी में वहां भी यानी चाइना में भी जो यूरोप में जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग ने इन्वेंशन की थी वो इंपोर्ट की जाने लगी चाइना में भी। यूरोप से जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस थी उसको यूरोप से चाइना में इंपोर्ट किया जाने लगा एंड चाइना में भी उससे बुक्स प्रिंट की जाने लगी। चाइना में एक सिटी है संघाई। संघाई एक नया हब बन गया प्रिंटिंग कल्चर का, यानी संघाई में बहुत सारे व्यापारियों ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई और वो एक नया प्रिंटिंग कल्चर का हब बन गया। हम बात करते हैं आगे कॉलोनियल प्रेस
यानी इंडिया में जो स्प्रेड हुआ वो कॉलोनिज्म की वजह से। इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ, क्योंकि जहां जहां जैसे कि ब्रिटेन या अदर कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, तो जैसे उनकी कंट्री में प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपने यूजेस या अपने प्रॉफिट के लिए बुक्स प्रिंट करके उन कॉलोनीज में भी इस प्रिंटिंग को फैलाना स्टार्ट कर दिया। हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन। ये जो प्रिंट रिवॉल्यूशन आया इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए। देन फर्स्ट, थिंक डिफरेंटली, लोग एक अलग तरीके से सोचने लगे। लोगों की जो सोचने का जो वे था, तरीका था, वो चेंज हो गया। एक नए आइडिया से, नए वे से सोचने लगे। एंड राइट अगेंस्ट टायरेंट, जो अत्याचार होते थे उनके विरुद्ध पब्लिक के ऊपर, उन टायरेंट के अगेंस्ट पब्लिक खड़ी होने लगी। रीशेप द मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसको रीशेप करने में भी इस प्रिंट कल्चर का योगदान है। जैसे बुक छपने लगी, नए नए आइडियाज लोगों के पास पहुंचने लगे तो उनके थॉट बदले। अदर इम्पैक्ट इज, यूरोप में देखो इसके इम्पैक्ट क्या हुए। प्रिंटिंग पोस्ट लो, यानी वहां पर प्रिंटिंग पोस्ट लो गई। पहले जो कैलीग्राफ होती थी, उस कैलीग्राफी की जगह अब मैकेनिकल प्रिंटिंग आ गई। उसकी वजह से जो प्रिंटिंग पोस्ट थी वो लो हो गई। और रीडिंग कल्चर में बूम आ गया, रीडिंग कल्चर बढ़ गया, पाठक बढ़ गए, रीडर्स बढ़ गए, राइटर्स बढ़ गए, और लिसनिंग कल्चर भी आ गया। रीडिंग कल्चर के साथ साथ लिसनिंग कल्चर भी आ गया। जो लोग रीड नहीं कर पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, वो दूसरों के द्वारा जैसे शॉप्स पर, मार्केट्स में या चौपालों में जहां भी वो इकट्ठे होते थे, वहां पर वो स्टोरी वगैरह लिसन करके भी उनको लिसनिंग कल्चर में कन्वर्ट हो गया। अब ये टू टाइप्स होता था लिसनिंग, एक तो होते थे बैलार्ड्स और वन फॉकटेल्स। बैलार्ड्स और जो फॉकटेल्स थे उनके माध्यम से इस जो रीडिंग कल्चर नया उभर कर आया, उसमें रीडर्स एंड राइटर्स दोनों के जो नंबर्स थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट है, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट्स। इस प्रिंट के आने से रिलीजियस डिबेट्स भी बढ़ने लगे एंड जो रिलीजियस फियर था, जो धर्म थे, या कह सकते हैं यूरोप में जो चर्च वगैरह थे वो फियर करने लगे इस प्रिंट से। उन्हें डर लगने लगा कि अब उनका जो कह सकते हैं धर्म है वो खतरे में पड़ गया, क्योंकि काफी जो राइटर्स थे वो जो वहां पे चर्च में या उनके रिलीजन में जो बहुत सारे जो बुराइयां चल रही थी, उन बुराइयों के अगेंस्ट अपने आइडियाज स्प्रेड करने लगे। उन आइडियाज को सुनकर पब्लिक भी उन रिलीजियस के अगेंस्ट होने लगी। तो एक प्रकार का जो फियर था वो भी इस प्रिंट की वजह से क्रिएट हो गया रिलीजियस में। और इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति का एक रिलीजियस रिफॉर्मर कह सकते हैं, उसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर नाम का एक व्यक्ति हुआ रोम में। उस मार्टिन लूथर ने क्या किया, उसने जितनी भी यहाँ पे जो वहां पर कैथोलिक चर्च था उसके अंदर जो भी वहां पर उसकी कमियां थी, उन कमियों को उजागर किया एंड उसके अगेंस्ट एक बुक लिखी जिसका नाम था 95 थीसिस। उसने 95 थीसिस लिखी जिसमें जो चर्च में जो बुराइयां चल रही थी उनके अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किया और उस बुक की 5000 कॉपीज बिक गई। मार्टिन लूथर ने इस प्रिंट को एक नया इनोवेशन बताया और एक वर्ल्ड के लिए एक बढ़िया चीज बताई। उसने जो रोमन कैथोलिक चर्च था उससे अगेंस्ट होकर प्रोटेस्ट करके एक नया रिलीजन बना लिया जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। इसी सीजन में एक मोनाकियो नाम का व्यक्ति भी हुआ जिसने भी रोमन कैथोलिक जो चर्च थे उनके बारे में जो कमियां थी, बुराइयां थी रिलीजन में, उनके बारे में लिखा और उस जो रिलीजियस जो लीडर थे उन्होंने उसे पकड़कर फांसी दे दी। और उन चर्च ने मिलकर लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स 1558 में चर्च के द्वारा एक लिस्ट प्रकाशित की गई जिसमें जो प्रोहिबिटेड बुक्स थी उनको लिस्टेड किया गया जिनमें उनके रिलीजन के अगेंस्ट
थॉट्स के आइडिया थे उन बुक्स को बैन कर दिया गया और उनकी लिस्ट 1558 में प्रकाशित की गई। अब हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या दिया वर्ल्ड को, या इस बुक प्रिंटिंग का उस पर क्या इफेक्ट हुआ? आइडियाज ऑफ थिंग्स, सोचने के नए नए आइडियाज आने लगे, डिबेट्स होने लगी, कार्टून मेकिंग होने लगी, यानी कार्टून मेकिंग बहुत सारे कार्टून बनाए जाने लगे जो ऑटोक्रेसी होती थी उसके अगेंस्ट, एंड डिबेट्स होने लगी। अब वहां पर फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसने किसी भी बात को मानने के लिए तर्क और विवेक पर परखा जाने लगा, यानी वहां पर कोई भी बात अगर कही जाती तो उसे मानने के लिए उसको तर्क और विवेक पर खड़ा करना होता था। वहां पर डिबेट्स होने लगे और जो राजाशाही थी या ऑटोक्रेसी थी उसके ऊपर कार्टून्स बनाकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। अब हम बात करते हैं रीडिंग मीडिया की। रीडिंग मीडिया मीन्स मतलब बहुत सारे न्यू वर्ग या नई क्लासें हैं जो रीडर्स की उभर कर आई, जिनमें वर्कर्स थे, व्हाइट कॉलर्स लोग थे, वुमेन्स थी, चिल्ड्रंस थे, ऐसे बहुत सारे वर्ग उठकर आए और उनके लिए काफी बुक्स भी प्रिंट की जाने लगी, जैसे कि चैट बुक्स प्रिंट की जाने लगी, जो कि लोग गांव-गांव जाकर या कह सकते हैं जगह जगह जाकर उनको बेचने लगे। साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स के जो थॉट्स थे, आइडियाज थे, वो भी पब्लिश किए जाने लगे, कैलेंडर्स बनाए जाने लगे, जर्नल्स प्रिंट की जाने लगी, न्यूज़पेपर्स प्रिंट किए जाने लगे, जिससे कि जो रीडर्स की एक क्लास की एक वर्ग था वो इंक्रीज होता गया। इसे आगे बढ़ाने में ग्रीन ब्रदर्स का नाम सामने आता है, जिन्होंने 1812 में ट्रेडिशनल जो फोक टेल्स थे उनको पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि गांव-गांव जाके घूमते और वहां से जितने भी फोक टेल्स थे उनको कलेक्ट करते एंड कलेक्ट करके उन्हें प्रिंट करके पब्लिश करने लगे। अब जो लोकल लोग थे, जैसे मान लो गांव के वगैरह, तो वो उनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर प्रिंट होने लगा तो वो उसे पढ़ने में, रीड करने में ज्यादा इंटरेस्ट होने लगे। तो एक प्रकार की जो रीडिंग वर्क था वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो गया। लेट 19th सेंचुरी इन यूरोप प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। इस रीडिंग कल्चर की वजह से, जो न्यू रीडिंग कल्चर इन्वेंट हुआ उसकी वजह से वहां पर जब अच्छी खासी बुक्स प्रिंट की जाने लगी तो यूरोप में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, यानी सभी के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसे कंपलसरी कर दिया गया। तो प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करने में प्राइमरी एजुकेशन कौन ग्रांट करता है? बच्चे का